Hello friends, today we will discuss most important MCQs of HRM. So first is match the following. इसमें sources of resistance given है and coping mechanisms given है. रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं, देखिए चेंज लाना क्यों प्रेफर नहीं किया जाता? बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ डिसकम्फर्ट, कुछ भी चेंज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है एंड उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स दे रखे हैं कि हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं. फर्स्ट है परसीव्ड पेरिफेरलिटी ऑफ चेंज. देखिए पेरिफेरलिटी का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो. पेरिफेरलिटी का मतलब होता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो. और इसका मतलब क्या है? देखिए अगर एग्जीक्यूटिव को लगे कि चेंज लाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो चेंज को रेसिस्ट कर सकता है, चेंज को रोक सकते हैं. तो वो कैसे रोकेंगे? देखिए जो मैनेजर्स होते हैं वो उस प्रॉब्लम को, उस इशू को डायग्नोज करके, उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे. जो मैनेजर्स होंगे, जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, डायग्नोज करके उस कोज को आइडेंटिफाई करेंगे, उस प्रॉब्लम के न्यू वेज फाइंड आउट करेंगे. उस इशू पर प्रॉपर सोच समझकर उसे डायग्नोज किया जा सकता है. तो परसीव्ड पेरिफेरलिटी ऑफ चेंज का क्या आएगा? पार्टिसिपेशन इन डायग्नोसिस. पैराफिलिटी का मतलब होता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, उसे एग्जीक्यूटिव अच्छे से सोच समझकर उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे. तो इसका कोपिंग मैकेनिज्म है पार्टिसिपेशन इन डायग्नोस. नेक्स्ट है फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर. हम सोचते हैं अगर हमारे रोल्स चेंज हो गए तो पावर भी लूज़ हो जाएगी. इस रेसिस्टेंस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? रोल्स को रीडिफाइन किया जाए और पोजीशंस को रीडेजिग्नेट किया जाए ताकि वो मोटिवेट हों. तो फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर को कैसे कोपिंग किया जा सकता है, कैसे कोप किया जा सकता है? रोल ऑफ रीडेफिनेशन एंड रीओरिएंटेशन करके. एंड फियर ऑफ ऑब्सिलेंस. फियर ऑफ ऑब्सिलेंस में क्या होगा? अगर कुछ ऐसा चेंज किया जा रहा है जिसमें न्यू स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हें ऐसा लगे कि अगर ये स्किल्स उनमें ना हुए तो वो इतने यूज़फुल नहीं रहेंगे, तो रेसिस्टेंस को कैसे रोका जा सकता है? उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाकर एंड उनके स्किल्स डेवलप करवाकर. तो फियर ऑफ ऑब्सिलेंस का कोपिंग मैकेनिज्म क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स. क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स. फियर ऑफ इम्पोजिशन. फियर ऑफ इम्पोजिशन में क्या होता है? कई बार टॉप मैनेजमेंट चेंज को इम्पोज करती है. इम्पोज मीन थोप देती है, लोअर लेवल वालों पर थोप देती है, जबकि लोअर लेवल वाले चेंज का विरोध करते हैं. दे आर लाइकली टू रेजिस्ट द चेंज. तो रेजिस्टेंस को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? उन्हें चेंज के बारे में बताएं, उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने दें, इन्वॉल्व करें उन्हें एंड चेंज को इंट्रोड्यूस किया जाए डिटेल में. तो फियर ऑफ इम्पोजिशन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे सोल्व किया जा सकता है? पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट से. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेशन दे रखा है. इसमें भी मैच द फॉलोइंग है. मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ऑटोक्रेटिक मॉडल कौन सा होता है? ये मॉडल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के. ऑटोक्रेटिक मॉडल कौन सा होता है? एम्प्लॉयज़ ओबीडियंट होते हैं एंड बॉस पर डिपेंड होते हैं. ऑटोक्रेटिक मॉडल में एम्प्लॉयज़ ओबीडियंट होते हैं और बॉस पर डिपेंड होते हैं. मैनेजर्स ऑर्डर देते हैं इसमें एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयज़ को उन ऑर्डर को फॉलो करना होता है. दे हैव टू ओबे द ऑर्डर्स. इसलिए एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेशन ओबीडियंस होता है. ऑटोक्रेटिक एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी हाई होती है इसमें ऑटोक्रेटिक में. तो इसका एम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्या आएगा? ओबीडियंस. ऑटोक्रेटिक का ओबीडियंस. इसमें एम्प्लॉयज़ ओबीडियंट होते हैं, उन्हें मैनेजर्स को ही फॉलो करना होता है. अपने एम्प्लॉयर्स को के जो भी वो ऑर्डर देते हैं उन्हें फॉलो करना होता है, इसलिए ऑटोक्रेटिक मॉडल का ओबीडियंस आएगा. नेक्स्ट है कस्टोडियल मॉडल.
कस्टोडियल मॉडल आएगा, कस्टोडियल। इसमें एम्प्लॉयज़ सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड होते हैं। कस्टडी मीन्स सिक्योरिटी एंड बेनिफिट चाहते हैं एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि नीड होती है सिक्योरिटी और बेनिफिट। देखिए ऑटोक्रेटिक में क्या होता था, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को बॉस के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं, वो अपनी बात अच्छे से रख नहीं पाते, इससे उनमें इनसिक्योरिटीज़ आती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो कस्टोडियन अप्रोच लेकर आई सिक्योरिटी, सेटिस्फेक्शन एंड बेनिफिट्स। तो कस्टोडियल मॉडल क्या क्या आएगा, सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स। सपोर्टिव मॉडल क्या कहता है, इसमें एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड होते हैं जॉब परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन में। एम्प्लॉयज़ की नीड होती है उन्हें अच्छा स्टेटस मिले, उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिले, पहचान मिले। तो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करती है, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे वो काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं एंड इससे उनकी जॉब परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। तो सपोर्टिव का क्या आएगा, जॉब परफॉर्मेंस। सपोर्टिव का आएगा जॉब परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है कोलिजियल। कोलिजियल में क्या होता है, इसे हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्टिव मॉडल भी कह सकते हैं। टीम वर्क में काम करने के लिए इनकरेज किया जाता है। कोलिजियल में मोर ओपन होता है, पार्टिसिपेटिव होता है। एम्प्लॉयज़ फील नीडिड, उन्हें लगता है कि हाँ हम नीडिड हैं, हम यूज़फुल हैं। एम्प्लॉयज़ में एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता है, जिससे एक टीम में काम करने के लिए वो खुद ही इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे ऊपर भी एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोलिजियल में क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आएगा। ओ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ऑटोक्रेटिक में आएगा ओबीडियंस, कस्टोडियल में आएगा सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स की उनकी नीड होती है, सपोर्टिव में जो परफॉर्मेंस एंड कोलिजियल में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्राइक इज विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफिशियल ऑफ यूनियन। जो यूनियन की, जो भी यूनियन के मेंबर्स होते हैं उनकी बिना कंसेंट के जो स्ट्राइक की जाती है वो कौन सी है, ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, सिंपैथी स्ट्राइक या स्लो डाउन स्ट्राइक। तो देखिए ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक कौन सी होती है, जब यूनियन के मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है वर्क असाइनमेंट्स को लेकर, काम को लेकर, तो वो होती है ज्यूरिसडिक्शनल स्ट्राइक। एंड वाइल्ड कैट स्ट्राइक कौन सी होती है, ये स्ट्राइक वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ करते हैं विदाउट अथॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ यूनियंस के। यूनियंस के कंसेंट के बिना जो स्ट्राइक की जाती है विदाउट अथॉरिटी, तो वो कौन सी होती है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। विदाउट अथॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ यूनियंस, वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो हमारी क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि विच स्ट्राइक इज विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफिशियल ऑफ यूनियन, तो वो होती है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। हमारा आंसर आएगा वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो सिंपैथी स्ट्राइक कौन सी होती है, जब किसी एक यूनिट के वर्कर्स किसी अनदर यूनिट के वर्कर्स जो ऑलरेडी स्ट्राइक कर रहे हैं उनके साथ मिलकर स्ट्राइक करें, तो उसे कहेंगे सिंपैथेटिक स्ट्राइक। एंड स्लो डाउन स्ट्राइक कौन सी होती है, इसमें वर्कर्स काम बंद नहीं करते बट प्रोडक्शन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं ताकि एम्प्लॉयर हैं उनको प्रोडक्शन का लॉस हो, तो वो होती है स्लो डाउन स्ट्राइक। हमारा आंसर आएगा वाइल्ड कैट स्ट्राइक, जो ऑफिशियल ऑफ यूनियन के कंसेंट के बिना होती है, वो होती है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मेटामॉर्फोसिस स्टेज ऑफ एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। ये मेटामॉर्फोसिस स्टेज कौन सी होती है, देखिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं तो आप एकदम से उस सराउंडिंग्स को अडॉप्ट नहीं कर पाते, आपको स्लोली एडजस्ट करना पड़ता है। आप कहीं पर भी जाएं, आप उस इन्वायरमेंट में एकदम से आप उसे अडेप्ट नहीं कर सकते, आप स्लोली उसमें एडजस्ट होते हो। तो इसके लिए 3 फेजेस हैं, 3 फेजेस होते हैं इसके लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फर्स्ट होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन।
सेकंड होता है, ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है इनकाउंटर, इनकाउंटर। थर्ड होता है मेटामॉर्फोसिस स्टेज। ये वो वाली स्टेज होती है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू पर्सन जाते हो। देखिए एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वो प्रोसेस होती है किसी के ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने से पहले की स्टेज, बिफोर समवन एक्चुअली एंटर्स द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वर्क को अच्छे से समझना, लर्निंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक सेंस ऑफ वर्क को समझा जाता है इसमें एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में। ये जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो उससे पहले की स्टेज होती है। एंड इनकाउंटर, इनकाउंटर इज द सेकेंड फेज ऑफ सोशलाइजेशन, और ये होता है पॉइंट ऑफ एंट्री, जब आप फर्स्ट टाइम एंटर करते हो न्यू जॉब में, वो होता है इनकाउंटर। थर्ड है मेटामॉर्फोसिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसमें न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझ जाता है, वो जॉब में कंफर्टेबल परफॉर्म करने लगता है, एक आउटसाइडर से इनसाइडर में चेंज हो जाता है, एंड न्यू बिहेवियर को अडॉप्ट करने लगता है। मेटामॉर्फोसिस स्टेज में कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, वो होती है मेटामॉर्फोसिस स्टेज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मेटामॉर्फोसिस स्टेज के बारे में बताएं। तो इसमें एम्प्लॉय ज्वाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, नो, वो कब होता है, ज्वाइन करता है एम्प्लॉय इनकाउंटर स्टेज में। एम्प्लॉय स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, नहीं, स्टडी नहीं करता इसमें। एम्प्लॉय इवेल्यूएट्स द डिक्टोमी बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, नो। थर्ड है एम्प्लॉय बिकम्स कंफर्टेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंफर्टेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनाइजेज इट्स नॉर्म, यस। एम्प्लॉय क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंफर्टेबली परफॉर्म करने लगता है मेटामॉर्फोसिस स्टेज में, तो हमारा आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है व्हेन एम्प्लॉयज वर्क लॉन्गर डेज इन एक्सचेंज फॉर लॉन्गर वीकेंड्स और अदर डेज ऑफ, इट इज कॉल्ड फ्लेक्सी टाइम, जॉब शेयरिंग, कंप्लेक्स वर्क वीक या एक्सटेंडेड टाइम। देखिए फ्लेक्सी टाइम कौन सा होता है, फ्लेक्सी टाइम इज अ वर्किंग स्केड्यूल जिसमें एम्प्लॉयज खुद चूज कर सकते हैं व्हेन टू स्टार्ट एंड एंड देयर वर्क डे, कि वो काम कब स्टार्ट करें और कब फिनिश करें, कितनी लंबी ब्रेक ले सकते हैं, तो एम्प्लॉयज़ खुद चूज़ कर सकते हैं फ्लेक्सी टाइम में, उसे कहते हैं फ्लेक्सी टाइम, बट विद इन एग्रीड लिमिट्स सेट बाय मैनेजमेंट। एक टाइम लिमिट में वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो कब काम स्टार्ट कर सकते हैं और कब फिनिश कर सकते हैं, कब वो ब्रेक ले सकते हैं, तो वो होता है फ्लेक्सी टाइम। नेक्स्ट है जॉब शेयरिंग। जॉब शेयरिंग क्या होता है, जब दो एम्प्लॉयज़ एक ही जॉब या एक ही पोजीशन पर पार्ट टाइम वर्क करते हैं, दो लोग वन फुल टाइम पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, वो होती है जॉब शेयरिंग। कंपैक्ट वर्क वीक क्या होता है, ये ऑप्शन एम्प्लॉयज़ को अलो करता है टू वर्क फुल टाइम आवर्स 40 आवर्स पर वीक। जैसे एम्प्लॉयज़ 9 आवर्स पर डे वर्क करते हैं बट देन सेकेंड वीक ऑफ ले लेते हैं, इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ कुछ दिन तो लॉन्गर वर्क करते हैं और वो लॉन्गर वर्क जो किया है उसकी जगह आगे एडिशनल डे का ऑफ ले लेंगे, वो होता है कंपैक्ट वर्क वीक। एंड एक्सटेंडेड टाइमिंग क्या होता है, जब वर्क मोर देन 40 आवर्स अ वीक अलोन होता है, कोई ऑफ नहीं होता, वो होता है एक्सटेंडेड टाइमिंग। टाइमिंग की एक्सटेंडेड टाइमिंग को एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन एम्प्लॉयज़ वर्क लॉन्गर डेज इन एक्सचेंज फॉर लॉन्गर वीकेंड्स और अदर डेज ऑफ, तो वो होता है कंपैक्ट वर्क वीक। एम्प्लॉयज़ कुछ दिन लॉन्गर काम करते रहते हैं, लॉन्गर डेज में काम करते रहते हैं और उसकी जगह आगे चल के एडिशनल डे का ऑफ ले लेंगे, वो होता है कंपैक्ट वर्क वीक। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज रिलेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्गेनाइजेशंस एफर्ट टू मैनेज रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एक में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट टू मैनेज
रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, यस ट्रू है। एक ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट होने चाहिए कि वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशनशिप मैनेज करके रखे, ट्रू है। एंड द प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एंड रिजोल्व प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम वर्क सिचुएशंस, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं काम की वजह से उन्हें सॉल्व करना, ट्रू है। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियंस, ये एम्प्लॉय रिलेशंस का इसमें कोई मतलब नहीं है, तो यह है रॉन्ग। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजिंग रैपट बिटवीन बॉस एंड स्टाफ, बॉस एंड स्टाफ के बीच में एक मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसे मैनेज करना चाहिए, तो ये भी है एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप में इंक्लूड, तो ए बी एंड डी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पेमेंट ऑफ बोनस इज लिंक टू परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। प्रॉफिट शेयरिंग, गेन शेयरिंग प्लान्स एंड सोशल सिस्टम प्लान्स। देखिए पहले देखते हैं कि ये क्या होते हैं। गेन शेयरिंग प्लान्स, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस पर जो प्रॉफिट मिलता है वो होती है गेन शेयरिंग प्लान। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि पेमेंट ऑफ बोनस इज लिंक टू परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस के बेस पर बोनस दिया जाता है किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को, परफॉर्मेंस के बेस पर जो बोनस दिया जाता है वो होता है गेन शेयरिंग प्लान्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट मेड थ्रू कोलिजन between management and labor representatives and contains terms beneficial to management and unfavorable to union workers। वो कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो मैनेजमेंट एंड लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स में होता है बट जो मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल है बट यूनियन में जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए फेवरेबल नहीं है, वो ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोबारा से बताती हूँ, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मैनेजमेंट एंड जो लेबर के ऑफिशियल्स होते हैं, लेबर के जो हेड होते हैं उनमें होता है, और जो मैनेजमेंट के लिए तो बेनिफिशियल है बट जो यूनियन में वर्कर्स होते हैं उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो देखते हैं वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, ये वन साइडेड लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जहाँ एक पर्सन स्पेसिफाइड एक्ट करता है, जहाँ एक ही पर्सन कोई स्पेसिफाई एक्ट करता है, वो होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एंड एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट, एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरर एंड पॉलिसी होल्डर में होता है। इसमें इंश्योरर तब तक एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जब तक वो इवेंट अकर ना हो जाए, एंड इवेंट्स भी वो दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी पार्टी, जैसे कि नेचुरल डिसास्टर या डेथ वगैरह। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉमनली इंश्योरेंस पॉलिसी में यूज होता है। इंश्योरर तब तक पे नहीं करता इंश्योर्ड को जब तक जैसे फायर लगी हो उस फायर से प्रॉपर्टी लॉस ना हो जाए। ये होते हैं एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट। स्वीट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नेम सुना है कभी। एम्प्लॉयर एंड यूनियन ऑफिशियल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एम्प्लॉयर क्या करता है, जो यूनियन के ऑफिशियल्स या हेड होते हैं उनके सामने ऐसा अट्रैक्टिव प्रपोजल रखता है स्वीट सा बन के कि उनके लिए मना करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा स्वीट बनकर ऐसा प्रपोजल रखता है कि वो मना ही ना कर पाए। एंड ये मैनेजमेंट के लिए तो बेनिफिशियल होता है बट यूनियन में जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए अनफेवरेबल होता है। तो हमारा आंसर भी यही आएगा, स्वीट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एंड इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता होगा जब दो पार्टीज़ के बीच में इलीगल एक्शंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इलीगल ड्रग सप्लायर एंड अ ड्रग डीलर, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमारा आंसर आएगा स्वीट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता ही दिया था। नेक्स्ट, व्हेन एन एम्प्लॉय इज विलिंग टू गो अबव एंड बियॉन्ड व्हाट इज typically expected in his role, it is known as
जब कोई एम्प्लॉय जितना उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे अबव जाकर, उससे बियॉन्ड जाकर काम करने के लिए विलिंग होता है, वो कौन सा पॉइंट है? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय इन्हेंसमेंट या एम्प्लॉय एनकरेजमेंट। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है? इसमें कंपनीज एम्प्लॉयज़ को हर वो चीज़ प्रोवाइड करवाती हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में विच दे नीड टू सक्सीड। जैसे कि गिव एम्प्लॉयज़ अ वॉइस, ताकि वो अच्छे से फीडबैक दे सके, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी देना, रिकॉग्नाइजेशन देना, प्रॉपर ट्रेनिंग, ताकि ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। एम्प्लॉय इंगेजमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉय किस एक्सटेंट तक अपनी जॉब के लिए पैशनेबल हैं, कितना डेडिकेशन है टुवर्ड्स देयर जॉब। इनकेज्ड एम्प्लॉयज़ केयर करेंगे कि हमने काम करना है और परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ खुद फीलिंग होते हैं इसमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि जितना उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे अबव जाकर वो परफॉर्म करें। तो हमारे आंसर भी यही आएगा एम्प्लॉय इंगेजमेंट, कि जब वो जितना उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे बियॉन्ड जाकर वो काम करने के लिए विलिंग होते हैं, उनमें डेडिकेशन होती है, काम परफॉर्म करने के लिए वो पूरे अच्छे से इंगेज होते हैं काम परफॉर्म करने में, तो होते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट। एम्प्लॉय इन्हेंसमेंट देख लेते हैं। एम्प्लॉयज़ को पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ वे में सपोर्ट करना होती है एम्प्लॉय इन्हेंसमेंट। एम्प्लॉय इंकरेजमेंट, एम्प्लॉयज़ को प्रेज करना, उन्हें अप्रिशिएट करना होती है एम्प्लॉय इंकरेजमेंट। तो हमारा आंसर आएगा एम्प्लॉय इंगेजमेंट। लास्ट है द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू बदली वर्कमैन इंडिकेट द करेक्ट कोड। सबसे पहले देख लेते हैं कि बदली वर्कमैन कौन होता है। इंडस्ट्रीज़ में जब किसी वर्कमैन को, किसी वर्कर को दूसरे वर्कमैन की जगह रख लिया जाता है जिसका नेम मस्टर रोल्स पर होता है। मस्टर रोल्स वो होते हैं जैसे कि जब अटेंडेंस वगैरह होती है, जब पूरा उनका वर्कर्स का रिकॉर्ड जहाँ पर रखा जाता है वो होता है मस्टर रोल, जिसका नेम मस्टर रोल पर लिखा होता है। और जब वो 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस कर लेता है तो उसके बाद उसे वो परमानेंट वर्कमैन मान लिया जाता है। एंड बदली वर्कमैन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा गया है? ए बदली वर्कमैन इज एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट इन प्लेस ऑफ अनदर वर्कमैन हुज नेम इज बोर्न ऑन मस्टर रोल्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। यस, ट्रू है। इसमें क्या कहा गया है कि जब किसी वर्कमैन को अनदर वर्कमैन की जगह रख लिया जाता है जिसका नेम मस्टर रोल्स पर होता है। यस। एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ए बदली वर्कमैन सीजेस टू बी रिगार्डेड एज सच इफ़ ही हैज़ कंप्लीटेड 3 months सर्विस इन एस्टेब्लिशमेंट। नो, 3 months नहीं आएगा, इसमें 1 ईयर आएगा। उसे परमानेंट तभी माना जाएगा जब 1 ईयर वो कंटिन्यूस सर्विस कर लेता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।